हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। हम लोगों ने परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मैंने कल जहाँ पर छोड़ा था। मैंने आपको 1905, 1907, 1900 सॉरी 1905, 1906, 1907, 1916 इन सब की कहानियाँ सुना दी थी। ठीक है, इन सब की कहानियाँ मैंने आपको बता दी थी और 1916 पे हमें पढ़ना था, तो ये इसके आगे चर्चा करेंगे। तो परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत आज रात को एक वीडियो करंट अफेयर 5 क्वेश्चंस डेली का मैंने बोला था, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे रात को करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत। साथ में आप परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत सुबह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कोर्स मतलब वीडियो देख सकते हैं। शाम के समय मैं 7 से 8 के बीच में अपर का वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ, वो आप शाम को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप टेलीग्राम कार्यक्रम पे जुड़ना चाहते हैं, जय स्टडी के रिलायबल कार्यक्रम है बहुत, इसलिए रिलायबल कह रहा हूँ मैं क्योंकि 2017 रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जय हो स्टडी से ही हुए थे। जय हो स्टडी से ही सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं 2017 रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में। सबकी हम लोग के पास स्क्रीनशॉट है। आप लोग अगर पे ऐड होंगे तो आपको वो शेयर किया जाएगा। जब आप लोग मेंस दे रहे होंगे तो उनसे आपको रूबरू भी कराया जाएगा कि किस प्रकार से मेंस में आपको कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या कमियां हो जाती हैं। तो टेलीग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्री कम मेंस अगर आप अपर का ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको उसमें GS 1 2 3 4 के पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग स्किल वहाँ पर आप सुधार सकते हैं। कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर टेलीग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेंगी। यहाँ पर जो वीडियोस चल रहे हैं उसमें तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम कार्यक्रम में कुछ विशेष रहता है, इसीलिए पेड कोर्स इसका नाम दिया गया है कि पेड कोर्स है ये। तो आप कुछ एक सामान्य सी फीस को पे करने के बाद इसकी सुविधा उठा सकते हैं। इस पेड कोर्स के संबंध में जानकारी लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है 9453775039। पीडीएफ शेयर होना शुरू हो चुकी हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। धीमे धीमे लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, जिस प्रकार से जब कोई एग्ज़ाम एक ग्रुप के द्वारा जब युद्ध स्तर पर कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसका फ़ायदा होता है। 2017 में भी ऐसा ही किया गया था रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में, जहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आए थे जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप से। अपर में भी रिजल्ट आए हैं, लेकिन रिजल्ट को आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से क्या हो रहा है। उस तरीके से देखा जाए तो जय हो स्टडी का जो परसेंटेज है, जिसे मैं कहूँगा कि सक्सेस रेट है, वो अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर पिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। वो आपको व्हाट्सएप पर बता देंगे क्या क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है फीस का। किसी तरह की अगर आपको जानकारी पढ़ाई से संबंधित चाहिए तो मुझे आप 6396743810 पर पिंग कर सकते हैं। ठीक, 3810 पर पिंग कर सकते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जो भी बातें कर ली उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले तो 1885 जो हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात की थी। 28 दिसंबर 1885 को हम लोगों ने इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और साथ में बोला कि इसकी पहली बैठक हुई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। ठीक, बम्बई या मुंबई। ठीक, साथ में मैंने बताया आपको कि इस वाली बैठक की अध्यक्षता WC बनर्जी ने करी। पहली बैठक की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। याद रखिए, WC बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार नहीं की है, 2 बार की है। ठीक, मैंने क्वेश्चन ये कम्युनिटी में जय हो स्टडी के डाला हुआ है, जहां पर कई लोगों ने भर भर के आंसर गलत दिए हैं। ठीक है, कई लोगों ने मतलब ये 50 वोट के अराउंड हुए हैं, उसमें लगभग 40% लोगों ने उसका आंसर गलत दिया है। ठीक, ऐसा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये INC ब्रेन चाइल्ड था AO ह्यूम का। इतनी बार मैं बोल दूंगा कि ये आपको रट सा जाएगा। ठीक, साथ में मैंने आपको बताया था इन सब क्रिया के दौरान जब INC बनी, डफर नाम का एक व्यक्ति, डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ये वायसराय था भारत का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी मॉडरेट फेज में, मॉडरेट फेज की डिमांड क्या है, इसके अलावा उनके मेथड्स क्या हैं। मैंने आपको बताया था पिटीशन प्रे प्रोटेस्ट,
ये P3 कॉन्सेप्ट अपनाते हैं मॉडरेट नरमवादी लोग। जबकि गर्मवादी दौर की जब मैंने बात करी तो मैंने आपको बताया कि गर्मवादी लोग, जिसके अंतर्गत लाल बाल पाल अरविंदो घोष की चर्चा की जाती है, ये तिकड़ी गोली खाने और गोली मारने में विश्वास रखती है। चौकड़ी बोलिए इसको, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। ये चौकड़ी जो है ये गोली खाने और गोली मारने में विश्वास रखती है, डंडे खाएंगे भी डंडे मारेंगे भी। इनकी जो डिमांड है वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बातें करेंगे। यहाँ तक बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाएगा कि इनका कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक साल में मेढक की तरह एक बार टर्रा देती है, इससे आज़ादी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जिनके बारे में भी कहा जाता है कि इनका कहना था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाएगा कि मांडले जेल में, यहाँ पर हम चल रहे थे कि मांडले जेल में जब इनको 1907 में जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था 1905 90, कल के लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, वहां पर कल का लेक्चर पड़ा होगा, गर्मवादी दौर लिखा होगा, उसको जाके सुन ले तो ये आज के लेक्चर को आपको ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। तो जब 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हुई, कांग्रेस टूटी, तो इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने एक विख्यात व्यक्ति जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, जिनकी ख्याति भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इनको उठा के मांडले जेल में बंद कर दिया, 6 साल का कारावास दे दिया। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जब कोई व्यक्ति बहुत ख्याति प्राप्त हो करे तो उसको आइसोलेट कर दिया जाए, ठीक, दूर कहीं पटक दो, आइसोलेट कर दो, उसकी ख्याति अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैंने आपसे ये भी कहा राष्ट्रवादी व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में, थोड़ा पीछे थोड़ा बेसिक पे चला गया बाल गंगाधर तिलक की, तो अगर मैं बाल गंगाधर तिलक के थोड़ा बेसिक में चलना शुरू करूं, बीजी तिलक के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि 1884 में 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी, जिसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के अलावा अतिरिक्त नाम, जो आपको इंपॉर्टेंट नाम 2-3 लोग हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नाम आपको जानना है वो तो पहले तो बीजी तिलक हो गए, दूसरे हैं महागोविंद रनाडे, ठीक है, महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता है महागोविंद रनाडे को, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी। मैं 1890 की बात करूं तो 1890 में कहा जाएगा कि वास्तविकता में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, और यहां से कहते हैं कि इन्होंने डिफरेंट तरीके के काम करे। 1891 में इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसके अनुसार ये बोला गया, मैंने शायद आपको कई क्लासेस में बोलता रहता हूँ हमेशा, इस 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के द्वारा कहा गया कि, ये कहानी जनरली बोलता है कि फूलमणि नाम की एक लड़की 11 साल की बच्ची थी, जिसके पति ने उसका शादी के बाद रेप कर दिया, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया 1891 में, जिसमें बोला गया कि 12 साल की मिनिमम एज कंसेंट के लिए चाहिए, 12 ईयर का शादी का एज बोला गया। तो ये सारी चर्चाएं हुई, लेकिन 1891 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध कर दिया गया। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, बताइए एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किसने किया, तो इनका नाम है बीजी तिलक। इनके विरोध करने का कारण, अब हर कोई व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, अलग अलग बातें अलग अलग लोग करते हैं। इन बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि इंडियन रीति के अनुसार जो कुछ भी भारत में हो रहा है वो भारत के अनुसार हो रहा है, अंग्रेजों को उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप उसको इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। 1893 और 95 के दौर में कहा जाएगा कि इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत करी, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत करी, एक शिवाजी उत्सव की शुरुआत करी। इनके बारे में भी कहा जाता है कि बहुत ही मतलब प्रख्यात व्यक्ति जिन्होंने स्वराज शब्द बोला। स्वराज शब्द, ये बात अलग है कि स्वराज का पहली बार जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया था उनका नाम था, जिनका कहना था भारत भारतीयों के लिए है, उन व्यक्ति जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है, इनके द्वारा पहली बार स्वराज की शुरुआत करी गई थी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, ऐसे कहने वाले व्यक्ति का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके द्वारा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने भी स्वराज शब्द का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा
स्वराज प्राप्ति की बातें की गई। लाल बाल पाल की तिकड़ी में बाल, यही बाल गंगाधर तिलक हैं। इनके लिए ये भी कहा जाता है कि 1907 में विभाजन होने के बाद, मतलब स्प्लिट इन कांग्रेस स्प्लिट होने के बाद ऐसा बोला गया। कांग्रेस के स्प्लिट होते ही 1907 में इन्हें अरुंडले जेल भेज दिया गया, जहां पर इन्होंने भगवत गीता पर टिप्पणी, जिसे हम लोग कहते हैं गीता रहस्य की रचना की। गीता रहस्य की रचना की, ठीक। इसके उपरांत कहेंगे कि 1913 1907 6 साल की सजा हुई। 1913 मतलब 1914 में जब भारत लौटे हैं वापस, तो इन्होंने एक बार पुनः कोशिश करी है कि आईएनसी में शामिल हो लिया जाए, क्योंकि वास्तविकता में इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ मॉडरेट नरमवादी दौर के नेताओं, नरमवादी दल के जो नेता हैं उनके द्वारा चलाई जा रही है। एक्सट्रीमिस्ट इसमें शामिल होना चाहते हैं और बाल गंगाधर तिलक वास्तविकता में इसमें शामिल होना चाहते हैं। इसमें शामिल होने के लिए कई सारे भरसक प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि तिलक जी को पता है कि जब तक हाथ खुला हुआ है तब तक आज़ादी को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, मुट्ठी को बंद करना होगा। तो ऐसा कहा जाएगा कि तिलक जी के द्वारा अपने स्लोगन को चेंज करते हुए बोला जाएगा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार तो है, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंतर्गत रहकर, विद इन द ब्रिटिश, एक स्वराज विद इन ब्रिटिश। ज्यों ही ये ऐसी चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि बाद में मॉडरेट्स ने इनको कहा भाई मिल जाए गले, तो गले मिल जाएंगे, क्योंकि मॉडरेट्स की भी यही डिमांड थी। लेकिन उससे पहले बाल गंगाधर तिलक का साथ देने के लिए एक महिला, जिनका नाम बहुत आप सुनेंगे, एनी बेसेंट, ये भारत आ चुकी हैं 1893। इनका भारत में आगमन है, भगवत गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, विमेन एक्टिविस्ट कही जाती हैं, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हैं, आगे रहती हैं उनके फ्रीडम के लिए। एनी बेसेंट के लिए कहा जाता है कि इनको महात्मा गांधी के द्वारा वसंता कहा गया, ठीक है, वसंता के बाद एनी बेसेंट को दी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को आईएनसी में शामिल करवाने के लिए भरसक प्रयास किए गए। यहाँ तक ये कहा गया कि होम रूल लीग का जो कॉन्सेप्ट, एनी बेसेंट आयरलैंड से होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट जो लेकर आई थी, होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट मतलब स्वशासन करना, होम रूल मतलब स्वशासन। हाँ, इस स्वशासन में एक कमी ये है कि यह स्वशासन हमारी फ्रीडम है शासन बनाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, लेकिन ब्रिटिश के अंतर्गत रहकर, ठीक। तो एनी बेसेंट के द्वारा साथ दिया गया बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग की स्थापना की गई, ठीक। तो ऐसा बोला जाएगा कि होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 2 न्यूज़पेपर, जिन्हें हम लोग कहते हैं, एक तो है मराठा और एक है केसरी, ठीक। मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में, ये 2 पत्र चलाए गए, जिसके द्वारा होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया गया, जहां पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वशासन की बात की गई। आपको याद रखना है कि वास्तविकता में बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना पहले हुई है अप्रैल 1916 में, जबकि एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में हुई, सितंबर 1916 और अप्रैल 1916, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कैसे पहले कौन स्थापित हुआ, बाल गंगाधर तिलक की स्थापना अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की पहले हो गई, जबकि एनी बेसेंट की सितंबर 1916 में हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के जो केंद्र थे बहुत सीमित थे, 6 जगह ही खुले थे, जबकि एनी बेसेंट की 200 शाखाएं थी, ठीक, 200 शाखाएं थी। ऑब्वियस सी बात है, जब इस होम रूल लीग की चर्चा की जाएगी और एक बार तिलक फिर से ख्याति की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं दिक्कत तो होने वाली है। अंग्रेज एक बार फिर कोशिश करेंगे और बाल गंगाधर तिलक को एक बार फिर से नोटिस थमा दिया जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को जमानत के लिए, मुचलका भरने के लिए, कुछ 50,000 रुपए का मुचलका भरने के लिए कहा जाएगा। इनको पुनः इनके लिए केस लड़ने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग सामने आकर आएंगे और बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जो केस लगाया गया उसको जीत लेंगे। यहाँ से फिर एक और कहानी की शुरुआत होने वाली है। सितंबर 1916 मैंने आपको बताया कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी है। अप्रैल 1916 में
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी है। जहां पर आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। पहले तो मैंने ये बताया आपको कि अगर वो पूछे कि शाखाएं किसकी ज्यादा थी, तो एनी बेसेंट के होम रूल लीग की शाखाएं बहुत ज्यादा थी। इवन एनी बेसेंट के होम रूल लीग की शाखाओं के ज्यादा होने के कारण है कि कोई भी 3 सदस्य मिलकर होम रूल लीग की स्थापना कर सकते थे। ठीक, साथ में याद रखिए एनी बेसेंट की होम रूल लीग में जो फेमस व्यक्ति, जो जनरली नाम आपको याद रखने हैं, जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, इसके अलावा राम स्वामी अय्यर, अय्यर। ठीक, इनके कुछ नाम याद रखिए। बीपी बाडिया, क्योंकि ये नाम कभी कभी अजीब से पूछ लेता है परेशान करने के लिए। ठीक, इसके अलावा अरुंडले, यही सेक्रेटरी थे एनी बेसेंट की होम रूल लीग के, अरुंडले। ठीक, साथ में याद रखिए कि इसका जो मुख्यालय था, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का मुख्यालय अडेयार मद्रास में था। अडेयार मद्रास। ठीक है, आप मद्रास लीजिए, मैंने ऐसे गंदा से लिख दिया। ठीक, जबकि बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा जाएगा कि 6 जगहों पर इनकी शाखा थी, जिसके अंतर्गत आप बोलोगे कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार, मुंबई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र इसमें शामिल था। तो ये आपको याद रखना है कि 6 जगह इनकी शाखाएं थी बाल गंगाधर तिलक की, और इनके लिए कहा जाएगा कि इनका मुख्यालय पुणे में था, जिसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, कुछ चीजें बेसिक कम से कम आपको याद रहे। और सबसे अधिक अगर मैं बोलूं शाखाएं कहाँ पे थी, तो सबसे अधिक शाखाएं होम रूल लीग की मद्रास में थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि होम रूल लीग के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले की जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, उसके मेंबर्स को होम रूल लीग में शामिल होने से मना किया गया था। उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया होम रूल लीग में, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे, सदस्य थे। मैं आपको बता चुका हूँ गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई। कुछ चीजें इस तरीके से बना लीजिएगा डायग्राम, तो आपको बहुत आसान रहेगा। ठीक, तो देखिए 1916 का सफर अप्रैल तक पहुंच गया, सितंबर तक पहुंच गया। ऑब्वियस सी बात है, एनी बेसेंट का प्रयास है कि बाल गंगाधर तिलक को मॉडरेट्स नरमवादी दल के नेताओं के साथ, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए। ये जो फल है ये मिलने वाला है। किस प्रकार मिलेगा, तो वो डायग्राम कल मैंने आपको बताया था। 1905, 1906, 1907, 1916। मैंने आपको बताया था कि 1916 की मैं कहानी बताऊंगा, लेकिन इस 1907 से 1916 बीच में एक महिला जो भारत में आई हैं, पहले ही आ गई 1893 में, लेकिन जिनकी मदद से वास्तविकता में बाल गंगाधर तिलक को मौका मिला है कांग्रेस में वापस आने के लिए, उनका नाम है एनी बेसेंट। और जो आप स्लोगन थंबनेल में दिखाई दे रहा है आपको, जिनका कहना था कि अगर कोई काम आप नहीं करना चाहते तो उसके बारे में सोचना भी बेकार, उसको बारे में सोचिए भी मत, ऐसा एनी बेसेंट का ही कथन था, इनका ही ये कहना था। तो एनी बेसेंट का बहुत ज़्यादा हाथ है बाल गंगाधर तिलक को इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिलाने के लिए। साथ में आपको याद रखना है कि 1916 में जो अधिवेशन हुआ, मैंने आपको इस प्रकार लिखवाया था, यहाँ लिखवाया था कि प्लेस क्या पर था, अध्यक्ष हेड कौन था, और इसका रिजल्ट क्या निकला। मैंने कल आपको ये डायग्राम बनवाया हुआ है कि परिणाम क्या निकला। तो मैंने आपको बताया था ये प्लेस कलकत्ता था, ये सूरत था, यहाँ पर हेड दादा भाई हमारे जो पितामह थे वो थे, यहाँ पे राज बिहारी की मैंने आपसे बात करी। यहाँ पर ये प्लेस है लखनऊ, 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जहाँ पर अध्यक्ष थे AC अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक हो गए, तो AC के नीचे आके ठंडे हो गए और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक हो गए। एक्सट्रीमिस्ट को गुस्सा था तो टूट गए, मॉडरेट में भी गुस्सा था तो उन्होंने तोड़ दिया एक्सट्रीमिस्ट को, लेकिन दोनों AC के नीचे आके टू कूल हो गए। और इनकी अध्यक्षता में ही ऐसा बोला गया कि लखनऊ में एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, जिसके अंतर्गत 2 काम हुए। पहला, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट मतलब INC कंप्लीट हो गई, और दूसरा
मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आके मिल गई। ऐसी क्या दशाएं थी कि मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा के साथ आ गई? तो देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा 1912-13 की कुछ ऐसी घटनाएं जिसके द्वारा मुस्लिमों को यह आभास होने लगा कि अंग्रेज वास्तविकता में उनका भला नहीं चाहते। और वो घटनाएं मैं आपको जब मुस्लिम लीग पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कामरेड पेपर को बंद कर दिया गया, इवन अल हिलाल को बंद कर दिया, उसमें बैन लगा दिया गया, इवन तुर्की के विरुद्ध अंग्रेजों ने संघर्ष शुरू कर दिया। कई सारी चीजें इस प्रकार की हुई जिससे यह समझ में मुस्लिमों को आने लगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पैसा देने से मना कर दिया, पैसा नहीं दिया उसके लिए। तो कई सारी चीजें ये समझ में आने लगी। बंगाल का विभाजन हुआ 1900, मैंने आपको बताया 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 के बंगाल विभाजन को 1911 तक आते आते अरुंडले कमेटी की रिपोर्ट पर जॉर्ज पंचम के द्वारा वापस ले लिया गया कि ना, अब हम इसको वापस लेते हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द कर रहे हैं। मुसलमानों को लगा कि ये क्या हो गया, ये अंग्रेज तो हमारे पीछे पड़ गए अब तो ये फिजा है वो जब उस वक्त दौर बदला है 1912-13 के बीच में दौरान में। और वहां से मुसलमानों को लगा कि अगर अब हम लोग हिंदुओं के साथ में होकर नहीं चलेंगे तो शायद आज़ादी, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को खासकर ये फील हुआ कि आज़ादी की प्राप्ति के लिए हिंदू और मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि एक दांव और खेला है अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम के द्वारा। फूट डालो और राजकरोड़ नीति के अंतर्गत 1909 के अधिनियम में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की चर्चा कर दी गई पहली बार। सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, पृथक निर्वाचक मंडल। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि भले ही 1909 के द्वारा 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, लेकिन वास्तविकता में इस नींव को मजबूत करने का काम 1916 के लखनऊ अधिवेशन ने किया, जहां पर मुस्लिम लीग जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में आई तो एक बात 19 सूत्रीय प्रोग्राम 19 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया, मतलब 19 पॉइंट लिखे गए। उन 19 पॉइंट में 2 पॉइंट बड़े खतरनाक थे। पहला ये कि कांग्रेस के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की देने की बात स्वीकार कर ली गई, कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर ली गई कि हाँ पृथक निर्वाचक मंडल हम प्रदान करेंगे। और दूसरा ये तक कहा गया कि किसी स्थान पर अगर माइनॉरिटीज को लेकर कोई विवाद है तो उस प्रस्ताव जो माइनॉरिटी को प्रभावित करता है, जो प्रस्ताव, उसको 3/4 लोगों के द्वारा जब तक यह साइन नहीं कर दिया जाएगा वह प्रस्ताव, तब तक उसे उस जगह पर लागू नहीं किया जाएगा। ऐसी चर्चाएं इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लखनऊ समझौते के अंदर कही गई। शायद यही कारण था कि एक क्रांतिकारी जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा के अध्यक्ष कहे जाते हैं, हिंदू महासभा की स्थापना की इन्होंने, मदन मोहन मालवीय इस लखनऊ समझौते के विरोध में थे। ये सब क्या कर रहे हैं आप, ये सब क्यों कर रहे हैं? ठीक, तो ये कहानी शुरू हुई थी 1905 से, बंगाल का विभाजन से स्टार्ट हुई, 1906 पे पहुंची, जहां पर गरम दल और नरम दल के बीच में गर्मी आ गई कि किसको बनाया जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष। तब जाके दादा भाई नौरोजी हमारे पितामह को गद्दी पर बैठा दिया गया, क्योंकि दोनों ही लोग उनका सम्मान करते हैं। 1907 में रास बिहारी जब गद्दी पर बैठे तो कांग्रेस में टूट हो गई। उन 4 प्रस्तावों को लेकर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि बॉयकॉट स्वदेशी, BSES बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, बॉयकॉट स्वदेशी, एजुकेशन और सेल्फ गवर्नेंस, बहिष्कार, स्वदेशी, शिक्षा और स्वशासन, इन 4 प्रस्तावों को बंगाल के अंदर लागू किया जाए कि बंगाल के अलावा पूरे भारत में लागू किया जाए। इस बात को लेकर 1907 में स्प्लिट हुई कांग्रेस में, और ये स्प्लिट ने कांग्रेस को 2 भागों में तोड़ा था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल और नरम दल, नरम दल और गरम दल। इसके बाद इनी बेसेंट का भारत में आगमन, मतलब इससे पहले 1907 में टूटी, इससे पहले इनी बेसेंट 1893 में भारत पहुंच चुकी हैं, लेकिन उनके भरसक प्रयासों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक की सहायता की गई। जब वह मांडले जेल से छूटकर भारत आ गए तो एनी बेसेंट की सहायता से, इवन जिन्ना और एनी बेसेंट के सहायता से बाल गंगाधर तिलक को INC में एंट्री मिल गई। और यहाँ पर कहा गया कि लखनऊ समझौते के अंतर्गत मुस्लिम लीग और INC साथ में आ गए। उसके बैकग्राउंड की कहानी मैंने आपको थोड़ी बता दी है। तो अगर आप ये डायग्राम बना लेंगे तो आपको 1916 तक का ज्ञान आराम से मिल जाएगा। होम रूल लीग का जितना बेसिक था मैंने आपको बता दिया।
इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, एनी बेसेंट के बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करने की कोशिश करूँ तो मैं यही कहूँगा 1893 भारत में आगमन, अपने दो समाचार पत्र जिनमें न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की बार बार बातें की जाती हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इनको याद रखना है आपको, और न्यू इंडिया इसको याद रखना है आपको। साथ में इनके लिए कहा जाता है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट यही बनी। ये इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी, ये हाँ पहली महिला अध्यक्ष बनी। जो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट उनका नाम था सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। ठीक, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको इंडियन प्रेसिडेंट के याद रखने हैं। हाँ, होम रूल लीग जब इंडियन प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा तेजी से चलने लगी, उस दौरान कहा जाता है कि अंग्रेजों को आभास हो गया कि अब तो ऐसा ना हो कि बाल गंगाधर तिलक की ख्याति और इंडियन प्रेसिडेंट की ख्याति एक तरीके से फिर से बढ़, मतलब इंडियन प्रेसिडेंट तो ख्याति में बढ़ ही रही हैं, बाल गंगाधर तिलक एक बार फिर से ना ख्याति में आ जाएं। इसलिए उत्तरदायी सरकार की पहली पहल 1917 के मैं आपको बताऊंगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म आएगा, जहाँ पर वो चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी आपको बस यहीं तक रुकना है, क्योंकि इसके आगे की बातें तब मैं जब करूंगा, जब मैं गांधीयन फेज में एंट्री मारूंगा, गांधी जी का आगमन होगा, गांधी जी के आगमन के साथ कई सारी घटनाएं साथ में चलेंगी पैरेलली, तब मैं आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार से होम रूल लीग प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई, क्या क्या कमियां हो गई, क्या हो गया, ये चर्चा वहां पे करेंगे। लेकिन आज सिर्फ यहीं तक, जितना मैंने अभी तक बता दिया इसको आपको अभी तक तैयार रखना है। हाँ, एक चीज जो मैंने अभी आपको छोड़ी हुई है, वो मैं जब आपको बताऊंगा कि किस तरह के विद्रोह भारत में हुए सपोर्ट करने के लिए भारत के बाहर, तब मैं आपको कई चीजें बताऊंगा, जहां पर मैं आपको गदर की चर्चा करूंगा, मदन लाल ढींगरा की चर्चा करूंगा, इवन मैं आपको वीर सावरकर के बारे में, लंदन होम सोसाइटी है उसके बारे में चर्चा करूंगा, इंडियन सोशोलॉजिस्ट की चर्चा करूंगा, तब वहां पे जब मैडम भीखाजी कामा की चर्चा करूंगा। लेकिन जब मैं कल शायद मोस्टली ये लेक्चर डालूंगा कि भारत के बाहर किस प्रकार से संघर्ष चल रहा था स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए 1913 के दौरान में क्या क्या हो रहा था उस समय में, ये सब चर्चाएं हम वहाँ पे करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है, पढ़ते रहिए और नोट्स साथ में बनाते रहिए। PDF टेलीग्राम प्रोग्राम के लिए मैंने आपसे फिर से बोला, टेलीग्राम कार्यक्रम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर ब्लिंक कर रहा है, इस पर आप संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे मतलब कोर्स जिसमें करंट अफेयर की PDF आपको अवेलेबल कराई जा रही है डेली बेसिस पर, साथ में आपको GS 1 2 3 4 के सारी PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगी वीडियोस के साथ। वीडियो देखिए, PDF पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, उससे आपको फायदा होगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि GS 1 2 3 4 में आपको सबसे पहले सिलेबस का दिक्कत होता है, उसके बाद आपको नोट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कहाँ से आपको एकदम छटा हुआ मटेरियल मिल जाए जिसको आप अपने नोट्स अपने तरीके से बना लें और लिख लें। तो ये सारी सुविधाएं आपको टेलीग्राम कार्यक्रम में मिलेंगी। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पर पिन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।